चलिए, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया टॉपिक है भाई एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस, पहली बात तो जो एरर है, एरर का मीनिंग क्या है और एरर होती कहाँ है। आप 2 × 2 4 करोगे उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं होती। जब आप कैलकुलेशन करोगे वो मिस्टेक कहलाती है, एरर नहीं होती है। याद रहेगा कि नहीं? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एरर होती है एक्सपेरिमेंट में। कहाँ होती है? एक्सपेरिमेंट में होगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब एरर होती है। एरर ऐसे नॉर्मली एरर नहीं होती है। नहीं समझ में आ रहा है? आप कोई थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो जो आप करेंगे वो एरर नहीं, वो मिस्टेक है। वो तो आपसे गलती हो गई, दैट इज़ नॉट एरर। एरर का मतलब होता है मेजरमेंट जब करेंगे आप, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसमें जो वैल्यू निकालेंगे उसमें अनसर्टेनिटी होती है। क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है। हम श्योर नहीं होते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू हमारी एक्यूरेट है। वहाँ पर एरर शब्द का इस्तेमाल होता है। एरर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या कोई आपने गलती कर दी, वो एरर आ गई। नहीं, एरर प्रैक्टिकल का पार्ट है, एरर मेजरमेंट का पार्ट है। जब भी कोई चीज़ आप मेज़र करेंगे, टाइम करें, लेंथ करें, मास करें, वहाँ पर एरर होती है। एरर जनरली क्या होता है बोलो, है ना? हम लोग प्रैक्टिकल में ही इसको इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एरर का जो बेसिक मीनिंग है, अगर कोई आपसे बेसिक मीनिंग पूछे एरर का, तो इसका मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसको क्या नाम दिया जाता है बोलो? एरर कहा जाता है। एरर और मिस्टेक में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एरर है ना, एरर नहीं, मिस्टेक है। वो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थ्योरी में कोई पार्ट आपने गलत सही कर दिया, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। एरर अलग है, मिस्टेक अलग है। एरर प्रैक्टिकल का पार्ट है, पढ़ते हम लोग थ्योरी में ज़रूर है, लेकिन वो है प्रैक्टिकल का पार्ट, ठीक है ना। उसमें जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो फिजिक्स में, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है उसको वेरी करते हैं, डेविएट कराते हैं। जैसे कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने इस मार्कर की लेंथ को मेज़र किया था कि नहीं? हमने मेज़र किया था भाई, हम बता रहे थे 13.5, क्यों? तुमने किया था 13.2 बता रहे थे। भाई मेरा कहने का मतलब, मैंने 13.5 बोला, ये कह रहा 13.2 है। इसका मतलब है ये 0.3 का एरर आया कि नहीं आया, अनसर्टेनिटी आई कि नहीं आई। तो ये जो लास्ट डिजिट वाली अनसर्टेनिटी है, ये हम लोग किस में स्टडी करते हैं बताओ? एरर में स्टडी करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? तो एरर जो होती है दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अब आइए स्टार्ट करें आगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? विच आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर कितने टाइप की होती है? तो एरर यहाँ पर 2 टाइप की होती है। वन इज सिस्टमैटिक एरर। एरर 2 टाइप की है, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी कौन सी होती है? रैंडम एरर होती है। क्लियर है कि नहीं? पहली कौन सी होती है? सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी कौन सी है? रैंडम एरर। सिस्टमैटिक का मीनिंग रिलेटेड टू सिस्टम। सिस्टम से रिलेटेड जो एरर है उसका नाम होता है सिस्टमैटिक एरर। रिलेटेड टू सिस्टम क्या कहलाता है बोलो? सिस्टमैटिक। याद रहेगा। अब जब भी बात हो रही थी मार्कर की, ये मार्कर है, इस मार्कर की हमको लेंथ नापनी है। मार्कर की लेंथ नापी तो मार्कर सिस्टम का पार्ट, स्केल आपने यूज़ किया, स्केल सिस्टम का पार्ट, हमने मेजरमेंट किया, हम भी किसके पार्ट हो गए? सिस्टम के। तो सिस्टम 3 लोगों से मिलके बना, यहाँ पर कि नहीं बना? क्लियर हो रहा है? सिस्टम की वही पुरानी डेफिनेशन दिमाग में रखनी, क्या? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मान लीजिए मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मार्कर है, इसकी हमने लेंथ नापी, तो ये मार्कर हमारा सिस्टम का पार्ट हुआ। स्केल क्या हो गया बोलो? सिस्टम का पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट जो है, और जो ऑब्जर्वर है वो तो है ही है, वो तो देख ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिलेटेड टू सिस्टम। रैंडम क्या होता है? रैंडम का मीनिंग होता है
आपने रैंडम मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा होगा, जिगजैग होता है। पार्टिकल जब चलता है तो उसको खुद नहीं पता होता आगे वो कहाँ जाएगा। रैंडम का मतलब होता है पता नहीं है, पता नहीं है क्यों हो रहा है, उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। अगर कॉज पता होगा तो कौन सी एरर होगी, और नहीं पता तो कौन सी होगी। नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला था आंख बंद करके मैंने मार्कर फेंक के मारा, किसको लगा नहीं पता, जानबूझ के थोड़ा मारा। अब तुम कहने लग जाओ नहीं जानबूझ के मारा है, नहीं, दैट इज नॉट द। तो ऐसे नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये रैंडमनेस कहलाती है। क्या कहलाती है ये, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रैंडमनेस। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी फैक्टर काम कर सकता है। अचानक सब सही चल रहा था, अचानक पता चला कोई घटना हो गई, हमने कहा रे किस्मत बड़ी खराब है। किस्मत खराब नहीं, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रैंडमनेस। ये होता रहता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया पेंडुलम का, जी की वैल्यू निकालने के लिए किया, जी की वैल्यू क्या है, हर बार 9.8 निकलती नहीं है। जानबूझ के भले निकाल दो सेट करके, नहीं 9.8 ही निकल रही है, वो बात अलग है, अदरवाइज निकलती नहीं है। मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं प्रैक्टिकल करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय, जिनमें क्या होता है आपका कंट्रोल नहीं होता है। अचानक टेम्परेचर वेरी कर गया, थोड़ा सा वेरी कर गया। आप मान लीजिए वी और आई का ग्राफ बना रहे थे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और जिस रूम में बना रहे थे वहाँ बढ़िया चिल्ड एसी चल रहा था। टेम्परेचर बदलने से रजिस्टेंस बदल जाती है, ले भाई साहब ग्राफ डेविएट हो गया, आपको पता भी नहीं चला, काम हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता भी नहीं चला, आपका तुरंत रिजल्ट वेरी कर गया कि नहीं कर गया। आपने सोचा रहे सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था कि नहीं चल रहा था। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनके बारे में हमको खुद नहीं पता चलता है। इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, साइंस में ब्यूटी है। क्या, इट इज़ कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द साइंस और ब्यूटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि आपका रिजल्ट कभी रिपीट नहीं होता है। रिजल्ट अगर रिपीट हो तो गलती भी तो रिपीट होगी। आप समझिए मेरी बात को। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर क्रॉस ओवर कराते हैं सो दैट एक बीमारी दूसरी जनरेशन में न जाए, इसीलिए तो कराते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने एक एक्सपेरिमेंट को किया, बार बार अगर एक ही जैसा रिजल्ट आएगा तो अगर कोई एरर होगी तो प्रोपेगेट नहीं हो जाएगी। यहाँ पे कोई प्रोपेगेशन नहीं होना है। जो एरर पहली बार हुई हो सकता है दूसरी बार वो ना हो। इसलिए क्या करते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बोलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं। एक बार दो बार, जिसकी जैसी श्रद्धा। भाई हम तो यही कहेंगे, कोई कहता मैं रोज मंदिर जाता हूँ, हम कहते श्रद्धा तुम्हारी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुमसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, इस गलतफहमी में तो रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस गलतफहमी में कोई जाता है तो बेवकूफ़ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के रैंडमनेस को कम करने का तरीका है ये आपके साथ घटना दुर्घटनाएं कम हो, है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय एरर कम हो रैंडम वाली, आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देना पड़ेगा। क्या बढ़ा देना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। एक आईटी में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, देखिएगा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसमें चार्ट बना हुआ था और वैल्यूज लिखी हुई थी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक में 2, एक में 3, एक में 4 करके लिखा हुआ था। वैल्यू निकालनी थी मिनिमम एरर किस में, तो वैल्यू निकल आएगी, बड़े आराम से सब में निकाल लेंगे अलग अलग। लेकिन हमने दूसरा चीज़ सोची, हमने कहा सीधे सीधे सोचो ना, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगी उसमें एरर कम होगी, बात खत्म होगी, आंसर आ जा रहा है। भाई आपको ऐसे तो लॉजिक ढूंढते हैं लोग, कहते हैं ट्रिक बना दो। ट्रिक ऐसे तो बनती है, और कैसे बनती है, कहाँ वहाँ से ट्रिक की बुक आती है, या अपन रात में पढ़ के आते हैं ट्रिक वाली बुक, है ना, सुबह आकर के बच्चों को बता दिए बेहतरीन ट्रिक है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। व्हेन यू डू, जब आप काम करते हैं, आप काम करेंगे, आपको खुद रास्ते सूझेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा यार ये ट्रिक बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरों का मुंह देखने से अच्छा है, बाबाओं के चक्कर लगाने से अच्छा है आप अपनी ट्रिक खुद बनाओ। नहीं, बहुत सारे बाबा दुकान खोल लेते हैं, आओ मेरे पास मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। इसी चक्कर में ट्रिक तो नहीं मिलती है, कुछ और चला जाता है। तो इसी चक्कर में क्या होता है बोलो, अपने को बचना है ना। पहले दिन से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, झोला छाप के चक्कर में नहीं फंसना है। तो सिस्टमैटिक मतलब रिलेटेड टू सिस्टम, रैंडम मतलब क्या होता है, ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, ड्यू टू अननोन फैक्टर्स और अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, जो आप लैंग्वेज लिखना चाहें। बाकी बुकलेट में लैंग्वेज तो लिखी है ही। मेरा कहने का मतलब ये है, रैंडम का हमें रीजन नहीं पता होता, सिस्टमैटिक का हमें रीजन पता होता है। सिस्टमैटिक के 3 रीजन हैं, कौन कौन से, लिख लीजिए, लिखिए। कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, causes of systematic errors।
सिस्टमैटिक एरर्स के क्या क्या कॉजेज हैं, कारण क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स? सिस्टमैटिक एरर्स के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सिस्टमैटिक एरर के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण होता है, रीजन होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज imperfection in technique, imperfection in technique, and the third one is personal error. थर्ड वन इज पर्सनल एरर। ठीक है, थर्ड वन इज पर्सनल एरर। ठीक है, थर्ड वन इज पर्सनल एरर। तो कितने एरर हो गए बेटा? 3 कॉजेज हो गए। किसके हैं? सिस्टमैटिक एरर के 3 कॉजेज हो गए, है ना? कौन कौन से एरर के कॉज हो गए? पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, मैंने बोला ना अभी। बेसिक डिफरेंस अगर आपको कोई रास्ते में मिल जाए, बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाएंगे, पूछेंगे ये पढ़ा? तुम कहोगे नहीं। अरे कहाँ पढ़ने जाते हो, है ना? मजाक उड़ाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मुंह ढक के जाया करो, वियर द मास्क, सेफ्टी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है ना? या जो भी है कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर कौन सी एरर होती है? जिसका कॉज पता हो। क्या पता हो? बोलो, कॉज पता हो। क्या पता हो? बोलो, कॉज पता हो। क्लियर हो रहा है? व्हेन वी नो द कॉज, क्या पता हो? बोलो, कॉज पता होता है। और रैंडम एरर क्या होती है? जिसका कॉज नहीं पता होता है। जिसका कॉज नहीं पता होता है उसको क्या कहते हैं बताइए? बोलो, रैंडम एरर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या? रैंडम एरर कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं? पहली कौन सी एरर है? सिस्टमैटिक एरर। दूसरी कौन सी एरर है? रैंडम एरर। रैंडम में रीजन नहीं पता है, क्यों हो रहा है नहीं पता है। और पहला वाला कौन सा है? सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर में अपने को पता होता है रीजन क्या है, रीजन अपने को जानकारी होती है क्या है। अब आइए इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है, फर्स्ट वन, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना? पहले वाले को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, बाकी दोनों पर क्वेश्चन नहीं आते। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पुराना है या इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से कोई एरर आ रही है, दैट इज कॉल्ड क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। याद रहेगा? इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है या इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार की डिफेक्ट है किसी प्रकार का, तो वो जो एरर आती है उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, आपका सेंटीमीटर स्केल है वो टूट जाता है, स्टार्टिंग का गायब हो गया, 0 से 1 तक गायब है। अब आप उसको 1 वाले को 0 मान के कैलकुलेशन करने लगते हो। भाई आपने मेजरमेंट किया, मान लो 0 से लेकर यहाँ 5 आया, है ना? तो 5 हो गया। अब अगर 1 से 5 आया तो 5 - 1 क्या हो गया? 4 हो गया कि नहीं? आपने बिना कहे 5 - 1 कर लिया। वही काम मैं कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट आपका टूट गया या कुछ भी हो गया, तो रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट अगर कोई एरर आती है तो उसका नाम क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें तो बहुत सारी एरर बन सकती हैं, लेकिन सब अपने के मतलब की नहीं है। हम लोगों से जो पूछा जाता है वो केवल क्या पूछा जाता है? ज़ीरो एरर। क्या पूछा जाता है? ज़ीरो एरर। याद रहेगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर का जो एग्जाम्पल है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमारा होता है ज़ीरो एरर। क्या एग्जाम्पल होता है भाई? ज़ीरो एरर एग्जाम्पल होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? बोलो, ज़ीरो एरर होता है। द एग्जाम्पल इज ज़ीरो एरर। बात को समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बताइए? ज़ीरो एरर होता है। ज़ीरो एरर बेसिकली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गॉज। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर ये ज़ीरो एरर आपको मिलेगी। दो इंस्ट्रूमेंट हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। होती तो और भी जगह है, लेकिन इन्हीं दोनों काम से पूछा जाता है। एक वर्नियर कैलिपर्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? स्क्रू गॉज होता है। बताइए भाई, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज किसने नहीं देखा है?
है ना, नहीं देखा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। उसमें देखिएगा शीट में आप देखिए तो मैंने फ़ोटो उसकी बना रखी है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज की, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा भी दूंगा, प्रैक्टिकली हमारे पास रखा है। तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज ये दो इंस्ट्रूमेंट आपके हैं जिन पर ज़ीरो एरर की प्रॉब्लम आती है, याद रहेगा, जिनमें ज़ीरो एरर की प्रॉब्लम आती है या आ सकती है। क्या होता है एक्चुअली में, जैसे वर्नियर कैलिपर है, इसमें दो स्केल होती हैं, एक होता है मेन स्केल, एक कौन सा होता है, वर्नियर स्केल। एक कौन सी स्केल है भाई, मेन स्केल है, दूसरी कौन सी है, वर्नियर स्केल। दो टाइप की स्केल है। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। जो वर्नियर स्केल होती है ना, वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है। वर्नियर स्केल क्या करती है, मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है। तो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और मेन स्केल का ज़ीरो है, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसमें कोई एरर नहीं होती है ना, कोई एरर नहीं होती। याद रखिएगा, जब आप इंस्ट्रूमेंट को एकदम सेटिंग जीरो पे लेके जाएंगे तो दोनों के जीरो क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए, एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अगर दोनों के जीरो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर, याद रहेगा। लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो यहां है और वर्नियर स्केल का जीरो यहां है, इसके पीछे ये जा ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास किया लेकिन इसके पीछे नहीं जा रहा है। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का जो है सेटिंग हमने की और सेटिंग करने के बाद वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाया, लेकिन वो जंग लगी है, जो भी रीज़न है वो नहीं खिसक रहा है। जब नहीं खिसकेगा तो इसका जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के ज़ीरो से आगे रह जाएगा। ये कौन सी एरर होती है, पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एरर बोलेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मेन स्केल का ज़ीरो आगे रह जाए और वर्नियर का पीछे चला जाए तो कौन सी वाली एरर होती है, नेगेटिव एरर होती है। ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, बना ली। तो ये आपका, इसमें कोई एरर नहीं है। और पहला वाला जो डायग्राम है ये, दिस वन इज पॉजिटिव एरर, ये आपकी पॉजिटिव एरर है। और ये डायग्राम जो मैंने एक बनाया छोटा सा, इसमें नेगेटिव एरर है, नोट कर लीजिए। हाँ, ज़ीरो एरर की बात हो रही है और ज़ीरो एरर किसका एग्जाम्पल है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का। इंस्ट्रूमेंटल एरर में बहुत एरर्स आती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अपने सिलेबस में है, हमको जो पढ़नी है वो ज़ीरो एरर है। ठीक है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिर बार बार दिमाग में रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो है जिसका कॉज पता होता है, नोन फैक्टर्स है ना, पता होता है क्यों हो रहा है, रीजंस हमें पता होते हैं। यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव एरर इतनी है, जो भी वैल्यू है निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कितनी एरर है, निगेटिव एरर बता सकते हैं, पता चल जाएगी इतने की है। फिर आपको जो करना हो उसके साथ क्या करना हो वो भी हम आपको बता रहे हैं। पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं और निगेटिव एरर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उल्टा होता है, याद रहेगा। जब आप रीडिंग निकालेंगे, जब आप एक्चुअल रीडिंग लेंगे, किसी भी उसकी एक्चुअल जो वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू होती है क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, माइनस पॉजिटिव एरर, माइनस करेंगे पॉजिटिव एरर की। अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं
तो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर होता है, आया समझ में। और यहां पर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्लस निगेटिव एरर होता है। अगर आपकी निगेटिव एरर है तो प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे, माइनस करते। सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस लग चुका है, दोबारा प्लस माइनस मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव एरर है तो वी विल सब्ट्रैक्ट, एंड इन केस इट इज निगेटिव एरर देन वी विल ऐड अप, ओके। तब इसमें क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा, देन वी विल ऐड। समझ में आ रहा। तो ये आपका जो है जीरो एरर है, दैट इज कॉल्ड क्या, जीरो एरर। तो जीरो एरर जो होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर का पार्ट है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर का बेसिक मीनिंग होता है जो नॉन फैक्टर्स की वजह से हो। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इंस्ट्रूमेंट वाला, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज लास्ट में है। लास्ट में हम लोग मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में पैरालेक्स मेथड भी दिया है, उसके भी क्वेश्चंस हैं, वो भी कराएंगे, तो कराएंगे पूरा। अभी फिलहाल हमने आपको सिर्फ जीरो एरर का इंट्रोडक्शन दिया है, बिकॉज हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बताइए, एरर एनालिसिस कर रहे हैं। वी आर डूइंग एरर एनालिसिस, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक। एनी प्रॉब्लम टू एनी बडी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं, कोई संकोच की बात नहीं। ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग हो रही है आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। कई लोग बिल्कुल तनाव में बैठे हैं, नहीं बिहेव लाइक, ये किसी दूसरे के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, दिस इज फॉर अस, अपने लिए। जितने लोग हैं आप लोग हैं, किसी दिन किसी का छूट जाए, आप रिवीजन करना है भाई, तो आप हमारे पास आते हो, चक्कर लगाते हो, हम आपको भौकाल मारते हैं, अच्छा है ना, टाइम देंगे, ये करें, ये सब बातों को इग्नोर मतलब करना है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। हाँ भाई फलाने डेट की रिकॉर्डिंग चाहिए, आपने ले लिया यूट्यूब में चैनल में जा करके, या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह जहाँ रहेगा ये, आपने वहाँ से देखा, आपका काम बन गया। जो डाउट हुआ आपने आके अकेले में हमसे पूछ लिया, कहानी खत्म हो गई। एक चीज़ों को ईजी बनाने के लिए काम होते हैं। रिलैक्स होकर के बैठिए, यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, बहुत सारे लोग कुछ और बोलने के मूड में होंगे, है ना, तो बी कंट्रोल्ड, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम भी कंट्रोल्ड ही हैं, है ना, बात समझ रहा है ना मेरी बात को, है ना भाई, एक्सपीरियंस है तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोगों ने दो पार्ट में जो किया, उसमें पहला जो पार्ट था वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी कौन सा वाला है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक में पहला इंस्ट्रूमेंटल, बाकी के दो मैंने कहा उस पर क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन क्यों नहीं आते उसमें, क्योंकि कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अगला देखिए आप, लिखा हुआ है इम्परफेक्शन इन टेक्निक। क्या लिखा हुआ है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। टेक्निक का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कोई लैब असिस्टेंट है या जो लैब टेक्नीशियन है रोज काम करता है, उसने किया, बट नेचुरल वो अच्छा करेगा भाई, हम उसके जैसा एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे। या किसी साइंटिस्ट ने किया, वो और अच्छा एक्यूरेट निकालेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आपने किया, कर ही नहीं पाओगे, एरर तो छोड़ ही दो, एरर तो तब होगी जब करोगे। तो बेसिकली क्या होता है, टेक्निक का फ़र्क आ जाता है। टेक्निक का एक और फ़र्क आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए इसका मार्कर का डायमीटर निकालिए आप, आपने मार्कर का डायमीटर निकाला, आपने निकाला सेंटीमीटर स्केल रख करके निकाला। दूसरा बच्चा था कह रहा मेरे पास सर वर्नियर कैलीपर है, मैं वर्नियर कैलीपर से निकालूंगा, ठीक है। एक के पास स्क्रू गॉज रखा हुआ था, तो स्क्रू गॉज वाले का सबसे सही निकलेगा। क्यों, सबसे ज़्यादा लीस्ट काउंट, छोटा लीस्ट काउंट किसका होता है, स्क्रू गॉज का होता है। जिसकी लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा कम होगा, वो ज़्यादा क्या करेगा बताओ, प्रिसीजन बताएगा, डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक निकालेगा, है ना। एक ने बताया यहाँ पर 1.1 सेंटीमीटर है, दूसरे ने कहा 1.12 सेंटीमीटर है, तीसरे ने कहा 1.123 सेंटीमीटर है। तो भाई ज़्यादा ज्ञानी किसको कहेंगे, 1.123 वाले को। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो इंस्ट्रूमेंट का भी फर्क पड़ जाता है। टेक्निक का मतलब होता है किस टेक्निक से काम कर रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक आदमी भाई दिल्ली जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, एक फ्लाइट से जा रहा है, बट नेचुरल जल्दी पहुंचेगा, बिकॉज उसकी टेक्निक अलग है, वो जो टेक्निक फॉलो कर रहा है उस टेक्निक ही अलग है। अब दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, या करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। टेक्निक जो होती है भाई, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, जापान वाले यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब हम कहें नहीं हम तुम्हारे बराबर, कहाँ से बराबर हो। मैंने पहले दिन बोला था, जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम हमने जो सीखा इतने दिनों, गधा घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा गधा नहीं हो सकता है, गधा गधा रहेगा, बहुत अच्छा गधा हो सकता है ना। तो भाई उनकी टेक्नोलॉजी, कल को हम डेवलप हो जाएंगे, उनकी और डेवलप हो जाएगी,
भाई जो चीज़ जिसकी स्पेशलिटी है, तो यहाँ पर टेक्निक वर्ड जो यूज़ किया गया उसका यही मीनिंग है। क्या आप किस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा किससे कर रहा है, या कौन कर रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि जो कौन कर रहा वर्ड है वो पर्सनल में आ जाता है, पर्सन टू पर्सन जो डिफर करती है उनको क्या कहा जाता है, पर्सनल एरर। जब आप नूतन कुमार मित्तल वाली बुक उठा करके देखेंगे तो उसने एरर के 3 पार्ट किए हैं। उन्होंने कहा पहला सिस्टमेटिक, दूसरा रैंडम, तीसरा ग्रॉस एरर। ये जो पर्सनल एरर एनसीईआरटी में लिखा उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, ग्रॉस एरर। चीज़ वही है, आपको कंफ्यूज होना हो तो होते रहिए, चीज़ वही है, ग्रॉस एरर कर दिया। अब ग्रॉस एरर में बहुत सारी एरर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जिस रूम में बैठे हैं लाइटें कम हैं, अब आप इमेज कहाँ से देख पाओगे ठीक से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये पर्सनल है, ये अब आप पर्सनल एरर में आ जाएगी, ग्रॉस एरर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी एरर नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप रीडिंग ले रहे हैं, तिरछी ले ली आपने, तो जो पॉइंट 1 था वो आपको पॉइंट क्या है 1-2 नज़र आने लग गया। अगर आपने सिलेंट ले ली, एकदम नॉर्मली देखा जाता है। अब एग्जैक्ट नॉर्मली कर पाना या कोई स्केल लेके तो खड़े नहीं हम लोग, तो इसमें हो जाता है कभी कभार, माइन्यूट डिफरेंसेस आते हैं। तो ये जितने भी एरर हैं ये सारी किस में आ जाएंगी बताओ, पर्सनल एरर में। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कौन सी एरर बताई मैंने अभी, सिस्टमेटिक एरर। कौन सी एरर बताई, सिस्टमेटिक के 3 कॉजेज हैं, बताइए कौन कौन सा। पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा इम्परफेक्शन इन टेक्निक, तीसरा पर्सनल एरर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आइए रैंडम एरर, जिस पर न्यूमेरिकल आता है, जिस पर क्वेश्चन आता है, अब हम उसकी बात करते हैं। रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर, रैंडम एरर है ना। रैंडम एरर होती है ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल कॉजेज और फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनकी वजह से जो एरर आती है उसको क्या कहा जाता है, रैंडम एरर कहा जाता है। ठीक है। अब ये एरर होनी ही होनी है। ये एरर क्या है बोलो, होनी ही होनी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये एरर क्या है बताओ, होनी ही होनी है। तो इसको करेंगे क्या, फिर इसको कैसे कम कर सकते हैं भाई। हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर तो मान लिया, इंस्ट्रूमेंट पुराना था, हमने पैसा इकट्ठे किए भाई, नहीं थे अपने पास, चले गए जा करके, क्या हुआ, नया खरीद लाए, काम खत्म हो गया, एरर खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसका कोई इलाज है ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको बताओ, मिनिमाइज। तो लिख लेंगे, टू मिनिमाइज रैंडम एरर, टू मिनिमाइज रैंडम एरर ऑब्जर्वेशंस आर repeated for large number of times, repeated for large number of times. Experiment is repeated for large number of times. जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको रिपीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार रिपीट करते हैं। जितना आप मैक्सिमम करेंगे उतना एरर की जो फैक्टर एरर का कम होता जाता है। जैसे लेट A1, A2, A3 और AN आर ऑब्जर्वेशंस। अगर आप A1, A2 है, लास्ट में AN लगा है, आर ऑब्जर्वेशंस। अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं तो क्या होगा, आर ऑब्जर्वेशंस, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड लास्ट में AN अपॉन N, ये हमारा A बार हो जाएगा। समझिए, हमने सबका मीन ले लिया है और इसका नाम होता है मीन वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको बोलते हैं मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू।
दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। किसी भी क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकालना है ना, हम इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअल वैल्यू लेनी है कि नहीं हमें नहीं पता है, एक्चुअल वैल्यू इसी को मान लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। सबका हमने मीन निकाल लिया है, वी हैव कैलकुलेटेड द मीन। तो क्या समझ में आया, रैंडम एरर में हमने ऑब्जर्वेशंस को कई बार किया। अगर ऑब्जर्वेशंस को हमने कई बार किया है तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस को कई बार करने से क्या होगा, हमारी जो एरर का पार्ट है वो कम हो जाएगा, हम एवरेज ले लेंगे। बोलो, अब जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन ली, एरर मान लो 1% की हो रही है, अब आपने 10 ऑब्जर्वेशन ली तो 10 में 1% का होगा तो 0.1% नहीं हो जाएगा भाई, पर ऑब्जर्वेशन एरर कितनी आ जाएगी, 0.1%। तो मेरा कहने का कुल मिलाकर के मतलब है कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर क्या होती है बताओ, कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपने एरर निकाल ली, मीन वैल्यू निकाल ली, सॉरी। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या करना होता है, अगला स्टेप है ना, ये तो आपने कर लिया। अगला स्टेप होता है मीन वैल्यू का डिफरेंस लिया जाता है A1 के साथ। मीन वैल्यू का डिफरेंस लिया जाता है किसके साथ, A1 के साथ लिया जाता है। समझिएगा, मीन वैल्यू का डिफरेंस लिया जाता है A1 के साथ, इसको बोलते हैं डेल्टा A1। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा A1 बोला जाता है। फिर मीन वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं A2 के साथ, क्या बोला जाता है इसको, डेल्टा A2 बोला जाता है। मीन वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तीसरे वाले के साथ, क्या बोला जाता है, डेल्टा A3 बोला जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लास्ट में आते आते क्या होगा, A बार माइनस यहाँ पर AN आ जाएगा, क्या मिलेगा बताओ, डेल्टा AN। क्लियर हो रहा है कि नहीं? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मॉड लगा है, मॉड लगने का मतलब हमको वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस नहीं लेना है। क्लियर हो रहा है? कई लोग कहते हैं मॉड लगने का मतलब प्लस वैल्यू लेनी है, नहीं, मॉड का मतलब होता है बिना साइन के। मैं आपको बताऊं, -5 लिखा है तो भी हम 5 बोलेंगे, +5 लिखा है तो भी हम क्या बोलेंगे बताओ, 5। बोलो, मॉड का मतलब होता है हमें साइन से मतलब नहीं है, साइन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपने डिफरेंसेस ले लिया। पहला डिफरेंस क्या निकला, डेल्टा A1, दूसरा क्या निकला, डेल्टा A3, तीसरा क्या निकला, इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। बेटा साथ में नहीं बोलना, एब्सोल्यूट एरर्स। क्लियर है? एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। जब पूछा जाए तब बोलें, अच्छी आदत। तो एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स कहा जाता है इनको। कोई आपसे पूछे एब्सोल्यूट एरर क्या है तो कह दीजिएगा एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब होता है मीन वैल्यू के साथ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस है। बोलो, मीन वैल्यू के साथ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, लास्ट में क्या हो गया बताइए, डेल्टा AN हो गया। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है आप लोगों को इधर से, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट एरर्स कहलाती है, ये सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर है। अब इतना तो अलग अलग एरर लिखनी नहीं है, तो सबका मीन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, सबका मीन। एरर का भी क्या निकाला जाता है, बोलो, मीन निकाला जाता है। एरर का भी मीन कैलकुलेट करते हैं, एरर का भी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बोलो, मीन कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, लास्ट में आएगा डेल्टा AN अपॉन क्या होगा, बोलो, N हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा डेल्टा A बार, क्या हो जाएगा भाई, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी एरर है सबका हम लोगों ने मीन कैलकुलेट कर लिया। नोट करें इसको, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं इसको, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको। दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A बार, डेल्टा A बार है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, लास्ट में डेल्टा AN अपॉन N।
इसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपने दो काम किए, पहले तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले, ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद उनका मीन ले लिया, पहला काम। दूसरा काम क्या लिया, जो मीन वैल्यू आई उसका तुमने डिफरेंस निकाला सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ, क्या अंतर आ रहा, क्या डिफरेंस आ रहा है। जरूरी नहीं कि डिफरेंस आ ही जाए, कई बार होता है डिफरेंस नहीं आया, एरर नहीं आई, अफसोस होने लगता है ये क्या हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, कई बार वो वैल्यू चांस की बात है भाई, रैंडम का मतलब चांस की बात है, कई बार सटीक भी बैठ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा ए बार निकाला, डेल्टा ए बार निकालने के बाद, डेल्टा ए बार निकालने के बाद क्या करेंगे, मीन वैल्यू एरर की निकालने के बाद हम डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू के साथ। ये जो डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोला जाता है इसको, या इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। एनसीईआरटी में रिलेटिव वर्ड यूज़ किया गया है, रिलेटिव एरर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, डेल्टा ए बार अपॉन क्या कर दें, ए बार कर दें, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो ये क्या निकल आएगा बताइए, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। और आपका मन करने लग जाए दोनों तरफ इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। क्या बोलेंगे इसको बताओ, परसेंटेज एरर बोला जाएगा। वी विल कॉल इट परसेंटेज एरर। क्या नाम देंगे इसको, परसेंटेज एरर। नोट कर लेंगे इसको, ये कौन सी वाली एरर है, परसेंटेज एरर है, याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये हमारी परसेंटेज एरर कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार ये हमारी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर है, और डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100 है, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। क्या नाम दिया जाएगा इसको, परसेंटेज एरर। ओके, तो तीन काम करने हैं, मीन वैल्यू निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, आखिरी में जाकर के फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर निकालना है। ये तीन काम आपको रैंडम एरर में करने पड़ते हैं। ठीक, जब भी आपको कोई वैल्यू दी जाती है, अगर एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वैल्यू दी जाती है तो प्लस माइनस करके लिखा होता है। आपने देखा होगा कभी भी कोई वैल्यू आपको मिलेगी है ना, जहाँ पर एरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो जो वैल्यू आपको मिलती है उसमें प्लस माइनस करके लिखा होता है। याद रहेगा कैसे लिखा होता है, प्लस माइनस करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया लेंथ लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है ना। अब आप देखिए ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपकी मीन वैल्यू है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये आपकी एरर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है बोलो, मीन वैल्यू है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है, एरर है। तो एल बार हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बताओ, डेल्टा एल बार हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ये कौन सी वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू। ये वाली कौन सी वैल्यू हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर हो गई, हालांकि बोलते इसी को एब्सोल्यूट एरर है, कोई पूछे एब्सोल्यूट एरर इसी को बोल देते हैं, हालांकि ये मीन है सबका, है ना। एब्सोल्यूट एरर तो इंडिविजुअल होता है। अब यहाँ देखिए आपने 0.1 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये निकल आई फ्रैक्शनल एरर। क्या निकल आई भाई, फ्रैक्शनल एरर। और इसी को आपने इंटू 100 कर दिया है, तो ये आपकी क्या निकल आई, परसेंटेज एरर। कर लीजिए इसको, है ये आपका 1% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दैट इज 1%। नोट कर लेंगे, दिमाग में रहेगा, एक एग्जाम्पल भूलेंगे नहीं। कोई भी वैल्यू लिखी जाती है, लिखने का तरीका होता है कि वैल्यू लिखी जाएगी, बीच में प्लस माइनस लिखा जाएगा, और प्लस माइनस लिखने के बाद क्या होगा, जो पीछे वैल्यू होगी वो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लगा होता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कि प्लस करना है कि माइनस करना है। रैंडम का यही तो मतलब है। अगर पता चल जाए प्लस करना या माइनस करना तो सिस्टमेटिक में ना आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। जैसे सिस्टमेटिक में अभी हमने जीरो एरर पढ़ाया तो हमें पता था इसको प्लस करना है या माइनस करना है, यहाँ नहीं पता है। रैंडमनेस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। बोलो, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन, फिक्स नहीं है। कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रहा है। आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट हमको वो वैक्यूम में करना चाहिए था जहाँ पर कोई एयर नहीं होती है, लेकिन हम लोग करते नॉर्मली उसमें, तो फ़र्क तो आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसे केस में डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, वैसे वो फ्री ऑसिलेशन होना चाहिए था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा डिफरेंसेस तो आ ही जाएंगे, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो उनको हमें कंसीडर नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेना है, बाद में जो वैल्यूज़ आएंगी उनका मीन निकाल लेना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो साथ में बिल्ट होते हैं। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करें, कोई भी काम करेंगे, वो फैक्टर साथ साथ चलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो स्ट्रिंग हमको लेनी है उसमें इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी इलास्टिसिटी हो गई। जो वहाँ पर वो टाई नॉट बांधते हैं, गांठ बांधते हैं, एक्चुअली में वो भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम गांठ बांध करके, बॉब होता है ना पेंडुलम का, जब आप पेंडुलम का बॉब लेते हैं, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर उसके वो बना होता है हल्का सा, और फिर ये बॉब होता है, यहाँ बांधा जाता है। उसको बांधने में गांठ बनती है, जब गांठ बनती है तो क्या होता है, जब आप ऑसिलेट कराएंगे तो वो स्फीयर जो होता है हल्का सा अलग से ऑसिलेट करता है, तो वो कहलाता है फिजिकल पेंडुलम, वो सिंपल पेंडुलम नहीं होता है। अगर स्फीयर घूमने लग गया तो वो कौन सा पेंडुलम बन जाता है? फिजिकल, याद रहेगा। अब उसका भी पार्ट आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इतना बारीक चलेंगे तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ रहा? हम वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, याद रहेगा। हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वैल्यू मिरर आएगा। और एनसीईआरटी में आप देखेंगे जब इस चीज़ को, है ना, एसएचएम में जब पढ़ाया जाएगा पेंडुलम, तो वहाँ पर उन्होंने एक ब्लू बॉक्स में लिखा भी है कि आप अगर एंगल को 30 या 45 डिग्री ऐसे कुछ बोला है, इतने डिग्री का अगर ऑसिलेशन कराते हैं तो एरर कितने परसेंट आएगी, 8%, 10%, जो भी है, तो वो वैल्यू उन्होंने लिखी है। इतने तक की एरर आ सकती है। तो अगर नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग बात करें, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, 8-10% की एरर तो इग्नोर कर देते हैं लोग, कहते हैं चलो चलता है, चल जाता है। तो इतने परसेंट की बहुत बड़ी एरर नहीं है ना। अगर बिलो 10% कोई एरर है या बिलो 10% कोई वैल्यू आ रही है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं करते हैं? करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं? आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो वहाँ भी ये समझाया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई जाती है, वहाँ भी समझाया जाता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो मेरा कहने का मतलब है कि एरर इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या? एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे गलती होगी, नहीं करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। आपको मैंने कोई गलती नहीं की तो हम तो सीधा कहेंगे आपने कोई काम ही नहीं किया। भाई आपने कोई काम किया होता तो गलती होगी ना, आपने सवाल लगाएंगे तो डाउट होंगे ना। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं तो डाउट कहाँ से होंगे? कोई कहता नहीं मुझे कोई डाउट नहीं, इसका मतलब या तो उसने लगाए नहीं या उसको सब आता है। सब आने वाला ऑप्शन तो कट दो पहले ही, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली हमको अपने को पॉसिबल नहीं है, हमको भी सब नहीं आता है, तो हम ये कैसे कहते हैं आपको सब आता है ना। इसलिए एरर तो आएगी, गलतियाँ होंगी, और गलतियों को आकर के दिखाइए, पूछिए। फिजिक्स में एक अच्छी बात है, आप जब भी एरर पढ़ेंगे, आप किसी और सब्जेक्ट में बताइए एरर टॉपिक है, हम एक्सपेरिमेंट में गलतियाँ बताते हैं कि हो रही हैं, दूसरे लोग छिपाते हैं, है ना। ये राज की बात बता रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि एरर कभी मिनिमाइज़ नहीं करते, हम लोग बढ़ा के बताते हैं। अगर आपने कैलकुलेशन किया 1.5% की एरर की, है ना, और 1.5 का ऑप्शन ना मिले तो 2 लगा देना, 1 ना लगाना। नहीं समझ में आ रहा? 1.5 जो है एरर है उसको हम लोग 2 कर सकते हैं, वो लोग 1 नहीं कर सकते। एरर को कभी मिनिमाइज़ नहीं करते, एरर को हमेशा मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं। आपने देखा होगा ऑलवेज बी राइट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या लिखते हैं बताओ? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कभी ऐसा नहीं होता भैया हो तो रही थी 2% की, ऐसा करते हैं 1 ले लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक तो सबसे होती है, एक को छोड़ो 1 ही ले लो केवल, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर एरर जो होती है अपने को काउंट करनी है, और रैंडम एरर जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ द एरर है। अगर ऐसे भी आप देखें तो रैंडम एरर से हम लोग जो एक्सपेरिमेंट में एरर होती है उनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करते हैं कि कितनी हो रही है। ओके, चलिए, तो ये आपको मैंने एरर निकालना बता दिया। अब आइए उसमें एक क्वेश्चन, आपकी शीट है हमारे सामने एकदम, निकालिए। सॉल्व एग्जाम्पल 1 निकालिए, उसमें पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 निकालेंगे आप। लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए पेज नंबर 7 आखिरी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पेज नंबर 7 और उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, बोलते जाइए। पहला टाइम कितना दिया है? 90 सेकेंड का दिया है। एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ना। पहला कितना दिया है? 90 सेकेंड का। दूसरा कितना है? 91 सेकेंड। तीसरा
95 सेकेंड, चौथा 92 सेकेंड, 4 ही तो हैं। क्या पूछा है इसमें, है वैल्यू पूछी है, रिपोर्टेड टाइम है ना, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 4 ऑब्जर्वेशन है, सबका मीन निकाल लीजिए। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4 है ना, इनको करिए। 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4 है, नोट करिए इसको। ठीक है, 90, 91, 95, 90, 91, 95 और 92 अपॉन 4, इस तरीके से जो है ये 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है। इनको हम लोग लेंगे तो ये आएगा 92 सेकेंड। क्या आएगा बताओ, 92 सेकेंड करके देख। ये जब आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 92 सेकेंड। जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो क्या है, 92 सेकेंड। ठीक है, अब आइए एब्सोल्यूट एरर निकालें। पहला देखिए डेल्टा T1, डिफरेंस लेते हैं, ये 90 है 92 है तो 92 माइनस 92 आएगा। दूसरा आएगा डेल्टा T2, जब आप डेल्टा T2 लोगे तो ये 91 है ये 92 है तो 92 माइनस 91 1 सेकेंड का आएगा। फिर आएगा डेल्टा T3, डेल्टा T3 में 95 है ये 92 है, 95 माइनस 92 3 सेकेंड। और डेल्टा T4 92 माइनस 92 0 आ जाए। आ रहा समझ में कि नहीं। पहला काम क्या करना है बच्चा, मीन वैल्यू निकालना है। पहला काम क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है, नोट करें। पहला काम क्या करना है आपको, मीन वैल्यू निकालनी है। क्लियर है कि नहीं। पहला काम आपको करना है कि मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, अगला काम है ना, मीन वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंस ले लेना है, मीन एरर कर लें इसके। तो यहाँ से डेल्टा T बार क्या मिलेगा बच्चा लोगों, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 अपॉन 4। क्यों, कितना आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 अपॉन 4 1.5। कितना आ गया बताओ, 1.5। ये आपकी मीन एरर आ गई 1.5। 6/4 आ रहा है, 6/4 होता है 3/2, 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5। अब सुनो तो यहां पर क्या है 1.5 हो गया। इतना समझ में आ गया, नोट कर लिया सबने। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए भाई। उसमें एक लिखा हुआ है सेंटेंस कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिस वॉच का यूज़ किया गया उसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का है। पढ़िए लिखा है कि नहीं लिखा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन का मतलब लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। बोलो, वो 1 सेकेंड का है। इसका मतलब है 1.5 एरर आ ही नहीं सकती है, या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी। क्यों, 1 से नीचे का मेजरमेंट उसमें होता ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो 1 से नीचे का मेजरमेंट उस स्टॉप वॉच में उसमें हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब 1 के बाद जो एरर अगली आएगी वो क्या आएगी। मैंने अभी सेंटेंस बोला था कि जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, एरर या तो उसके बराबर होती है या उसके मल्टीपल में होती है। या तो 1 लीस्ट काउंट होगा, या तो 2 लीस्ट काउंट होगा, या तो 3 लीस्ट काउंट होगा। 1.5 लीस्ट काउंट की एरर नहीं होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। आपने वो काम, वो गलती बता रहे हो उसकी जो वो कर ही नहीं सकता है। भाई आप सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, वो मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकता है। बोलो, अब 1 मिलीमीटर के बाद अगला वो 2 मिलीमीटर नापेगा, तो एरर जो होगी वो क्या होगी, 1 के बाद 2 ही में तो आ जाएगा। अब वो 0.15 मिलीमीटर की एरर कहाँ से कर देगा।
नहीं समझ में आ रहा? मेरे कहने का कुल मिलाकर के मतलब है एरर जो होती है या तो लीस्ट काउंट के बराबर होती है या लीस्ट काउंट के मल्टीपल्स में होती है। 1 2 3 4 हो सकता है ना। हालांकि बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक बात बोल दी मैंने कि भाई उसमें अगर एरर होगी तो मल्टीपल्स में हो सकती है। भाई जैसे मैंने अभी मार्कर वाला एग्जाम्पल लिया था कि मैंने बोला 13.5 है, इसने बोला 13.2 है, तो 0.3 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 लीस्ट काउंट हो गए ना। कितने लीस्ट काउंट हो गए? क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 है, तो कितने लीस्ट काउंट हो गए कि बोलो। अब अगर मान लो ये कहे कि नहीं भाई साहब इसकी जो लेंथ है वो 13.23 है, तो मैं तुरंत इससे क्वेश्चन करूंगा ये 3 कहाँ से ले आया भैया, ये स्केल में है ही नहीं है। तो फिर वो अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड मेजरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। वो अप्रोक्सीमेशन और मेजरमेंट को लोग मिला देते हैं, मिलाना नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेशन अलग चीज़ होती है। बोलो जब इंस्ट्रूमेंट बता ही नहीं रहा है मिलीमीटर में, उसमें क्या कहते हैं मिलीमीटर के फ्रैक्शन में, तो आप मिलीमीटर के फ्रैक्शन में जा कहाँ से रहे हो? इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। तो अप्रोक्सीमेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ मेजरमेंट, याद रहेगा। वो मेजरमेंट का पार्ट नहीं होता है, वो आंसर लिखने का पार्ट होता है। जब हमें आंसर 2 डेसिमल में लिखने हैं या केवल 1 डेसिमल में लिखना होता है तो हम वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, याद रहेगा। वहाँ पर फिर राउंड ऑफ करते हैं, वहाँ पर फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन की प्रोसेस लगाते हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर चीज़ सिस्टमेटिक इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि आपको फर्जी पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला पार्ट आपने पढ़ा यूनिट के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में, आपको आइडिया लग गया फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर आपको बेसिक चीज़ पढ़ाई जा रही है मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट में एरर होती है, एरर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन एरर के ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए एरर पहले पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट बाद में पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे तो पहले मेजरमेंट दिया है, लास्ट में फिर डायमेंशन, फिर एरर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? डायमेंशन के। सेकंड नंबर पर फिर क्या आता है? एरर के। फिर क्या आता है? मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, समटाइम्स वाला मामला है। डायमेंशन का तो हर ही साल आना है। डायमेंशन का तो एक क्वेश्चन आता ही आता, हर साल आता है, उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये 1.5 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन कितने का दे रखा है? बोलो 1 सेकेंड का दे रखा है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या बोला मैंने? लीस्ट काउंट। रेजोल्यूशन का मतलब क्या बोला? लीस्ट काउंट बोला है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? वैल्यू आप कैसे लिखोगे बताओ? टाइम की जो वैल्यू लिखोगे आप 92 सेकेंड लिखोगे, प्लस माइनस कितना? 2 सेकेंड लिखोगे। यू विल राइट प्लस माइनस 2 सेकेंड। अब ये मतलब नहीं कि आप पहले से राउंड ऑफ करने लग जाए, जो 1.8 और ये सब चल रहा है। पहले से राउंड ऑफ करना नहीं शुरू करना है, ध्यान रखिएगा। आपको इंस्ट्रूमेंट को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है भाई? इंस्ट्रूमेंट को। करना उसे आपको थोड़ा करना है। आप इमोशनल हो जाते हैं, मैं कर रहा हूं, करने वाला कोई और है। ज्ञान की बात है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एरर अगर होगी तो आपके पार्ट में होगी, लेकिन आपके पार्ट की एरर तो बहुत थोड़ी होगी, पर्सनल एरर कहलाती है। हम लोग पढ़ रहे हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? जो सब कुछ सही आप कर रहे हैं तब भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्या? रैंडम एरर। चलिए, तो अब बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया है ना? कैसे आप फ्रैक्शन वो करते हैं, रैंडम एरर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आइए हेडिंग डालेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। हेडिंग डालेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। हेडिंग डालेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को आप प्रोपेगेट करें। प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। नहीं समझ में आ रहा? आगे बढ़ना। आपने एक मेजरमेंट लिया, उसमें एरर हुई, दूसरा मेजरमेंट लिया, उसमें भी एरर हुई। जब आप दोनों मेजरमेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हमको पढ़ना है। जैसे है ना, कोरोना को स्प्रेड होता है, प्रोपेगेट होता है, एक से दूसरे में होता है ना। फिर कहते हैं सेफ्टी रखिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये जो प्रोपेगेशन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, प्रोपेगेट करना। तो यहाँ पर प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में पहला केस ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा? ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, ड्यूरिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एरर का क्या होता है? तो एक लाइन में सेंटेंस याद रखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा
मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। कौन ऐड होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। क्लियर है? जब आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कौन ऐड होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। कौन ऐड होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड। एडिशन किसका होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कौन ऐड होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक क्वांटिटी ली ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, एक क्वांटिटी आपने बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, दोनों को ऐड कर दिया, आपने ए प्लस बी कर दिया, ये आएगा ए बार प्लस बी बार और प्लस माइनस अंदर आएगा डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, दोनों की मीन वैल्यू ऐड हो जाएगी, दोनों की मीन वैल्यू ऐड हो जाएगी और दोनों की मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्या होगी? ऐड हो जाएगी। दोनों की मीन वैल्यू ऐड हो जाएगी और दोनों की मीन वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन होगा तो मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन एरर तब भी ऐड होगी। एरर कभी माइनस नहीं करते, एरर कभी माइनस नहीं करते कि भाई 1% उधर हुई 1% इधर हुई, माइनस किया 0, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर 1% है तो मिलकर के 2% बोलेंगे, है ना? मिलकर के क्या बोलेंगे? 2% बोलेंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, दो वैल्यूज हैं उनको आपने ऐड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो रजिस्टेंस लिखी, R1 लिखा आपने मान लो 100 ओम प्लस माइनस 3 ओम, बात नहीं करें, और दूसरा आपने लिखा 200 ओम प्लस माइनस 4 ओम। ये दो आपने रजिस्टेंस लिख ली। क्लियर है? आपको पता है सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है R1 प्लस R2 होता है कि नहीं होता है? सीरीज में R1 प्लस क्या होता है बोलो? R2 होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर आप करेंगे तो क्या होगा बताइए? R की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, 200 होगी, मिलाकर के कितनी हो गई? 300 प्लस माइनस 3 और प्लस 4 कितना हो गया? 7 ओम। आंसर, काम खत्म। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है ना, कि भाई आपसे एडिशन पूछ लिया और आपने उसमें दुनिया भर का काम कर दिया, है ना? नहीं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन देख के इमोशनल हो जाते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, उसको 20 लाइन में करते हैं, फिर कहते हैं पेपर बड़ा लेंदी आया था। जैसा इस बार लोग नीट में हो गए थे, है ना? पेपर जो है लेंदी नहीं था, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी थी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी थी। पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या था? टाइम ज़्यादा लग रहा था तो लोगों को लगा कि भाई लेंदी है। लेंदी नहीं था, क्वेश्चन तो 2-2 लाइन के ही थे। ठीक है, बात को समझिए आप। कंप्लीट? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जो है तरीका है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। किस में लिया हम लोगों ने? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिया। मिटा दें इसको। अब आइए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दूसरा वाला जो होता है इसमें वो होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकेंड वाला जो केस है इसमें वो आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ में आ रहा है? दूसरा वाला जो केस आएगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आर एडिड। इसमें फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाती है, या हम लोग परसेंटेज एरर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 100 लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। परसेंटेज एरर्स आर एडिड, ये दो बातें याद रखनी। अगर अब इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन करके हम दिखाना चाहें तो कर सकते हैं, करेंगे नहीं, सीधे आपको अप्लाई करना बताएंगे, ठीक है ना। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको टेक्निक सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है सवालों की, आपको उसके डेरिवेशन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। तब भी हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि बहुत बार बीच के स्टेप पर क्वेश्चन आ जाता है, डेरिवेशन हो रहा है, बीच के स्टेप पे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, समझ में आ रहा है। तो कई बार ऐसे डेरिवेशन हम लोग करा देते हैं जिनमें आपको बीच के स्टेप्स काम आ जाते हैं। दूसरी बात, डेरिवेशन करने से मैथमेटिकल अप्रोच आती है। अगर मान लो हर चीज़ हम आपको ऐसे ऐसे याद कराने लगेंगे तो फिजिक्स की अप्रोच आपकी मैथमेटिकल ख़त्म हो जाएगी, याद करने की आदत पड़ जाएगी। तो आपके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करना है या मैथमेटिकल अप्रोच किसी के अंदर डेवलप करना है तो डेरिवेशन कराया जाता है कि इसको आप पहले डेराइव करिए। पहले कई बार दिमाग में आता होगा क्यों डेराइव करा रहे हो, फॉर्मूला बताओ, सवाल लगाने दो। नहीं, डेरिवेशन करने से दो बातें आपको मिलती हैं। एक तो ये कि मैथमेटिकल अप्रोच मिली है ना, कैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि बीच के स्टेप पे न्यूमेरिकल आ गया, काम बन जाएगा। बीच के स्टेप पे भी सवाल बन जाते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट में जो फॉर्मूला वही काम आएगा। तो ये दो फायदे होते हैं डेरिवेशन के, इसलिए हम लोग अक्सर सारे डेरिवेशन करवाते हैं। जो मेन डेरिवेशन है, भले ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन मेन चीज़ें डिराइव करते हैं। क्यों डिराइव करते हैं? ताकि आपके अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच आए, आपके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच आए, करने की आदत पड़े। वरना दो दो लाइन अंडरलाइन करते चले जाओगे, फिजिक्स का भी वही हाल करोगे बायोलॉजी जैसा। अब भाई दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है तो आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। जब तक आप अप्रोच नहीं बदलोगे आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो मेथड आपने एक जगह लगाया वही मेथड दूसरी जगह लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हो सकता है उस सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मेथड हो, दूसरे वाले में नहीं होगा, दूसरे वाले सब्जेक्ट में दूसरा मेथड होगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसलिए मेथड बदलने पड़ते हैं। और जिनके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं उसका रीज़न यही है, क्योंकि उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें जो मेथड वो लगाते हैं, उसी मेथड से दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों के स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं फिर भी नंबर ठीक आते हैं, स्कोर ऐसा नहीं पहुंच रहा है कि वो उस पार चले जाएं, इस पार ही रह जाते हैं, उसके दो रीज़न होते हैं। या तो उनको कोई सब्जेक्ट या टीचर पसंद आ गया है, नहीं समझ में आ रहा, वो उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पसंद कर लिया है। और दूसरी बात क्या हो गई है, अप्रोच उन्होंने एक ही जैसी सब में लगा रहे हैं, तभी वो बार बार वो नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का जो अटकते हैं ना लोग, वो इसलिए अटक जाते हैं, है ना। या तो किसी सब्जेक्ट से उनको विशेष लगाव हो गया, ये काम नहीं करना आपको। अभी किसी सब्जेक्ट से कोई लगाव नहीं रखना है, आपके लिए सब बराबर है, आपको सबको टाइम देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको किसी सब्जेक्ट या टीचर से लगाव इस समय नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न क्या है? पता चला आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा लगाव हो गया, आप ज़्यादा पढ़ने लग गए, तो भाई दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, टाइम नहीं दोगे स्कोर डाउन हो जाएगा, फिर आप रोते घूमोगे मेरा फिजिक्स खराब है। भाई हमने तो नहीं कहा था फिजिक्स खराब हो जाएगा, आपने खुद खराब किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? या आप खुद, जितने लोग भी पुराने एग्जाम दे करके बैठे हैं, जिन लोगों के स्कोर नियर बाई पहुंच रहे हैं और कम रह जा रहे हैं 1-2 साल से, आप समझ जाइए गलती यहीं हो रही है ना। कहते हैं कृपा कहाँ रुकी है, कृपा यहीं रुकी है ना। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली इमोशंस के साथ डील करना है, याद रहेगा। ये नहीं कि किसी के साथ आपके इमोशन ज़्यादा जुड़ गए तो ज़्यादा पढ़ लिया, किसी के साथ नहीं जुड़ पा रहे तो नहीं पढ़ा। नहीं, सबको बराबर टाइम देना। जो डाउट है वो पूछना है रेगुलरली। डाउट आएंगे, बट नेचुरल है, फिजिक्स में ज़्यादा डाउट आएंगे, आप ज़्यादा पूछिए, ठीक है ना। ये थोड़ा मतलब होता है कि आपसे 4 क्वेश्चन नहीं निकले तो 5वां नहीं निकलेगा या नहीं लगाएंगे, लगाइए, उसको पूछिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर लग ही नहीं रहे, है ना। ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो वस्तु स्थिति है, ये तो यथा स्थिति है कि ये हो रहा है, सुधार कैसे किया जाए, इस पर बात की जाए। तो आकर के पूछते हो, खैर तुम लोग तो अच्छा है, क्वेश्चन आकर के पूछते हो। खैर, तो यहाँ पर बात हो रही थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, तो क्या होता है बोलो, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था
ए लिखा था, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार है, ये बी है, बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार है और बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी निकाला, मान लीजिए लेट कर लिया जाए कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके क्या निकला, सी, तो सी के अंदर मीन वैल्यू होगी कि नहीं होगी भाई? सी की जो मीन वैल्यू होगी वो आएगी ए बार इंटू बी बार। क्यों? सी की जो मीन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ? ए बार इंटू बी बार आएगी। दोनों की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? सी की मीन वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लीजिए क्या करेंगे, डेल्टा सी बार अपॉन सी बार निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए बार अपॉन ए बार प्लस डेल्टा बी बार अपॉन क्या है? बी बार। नोट कर लेंगे इसको। फ्रैक्शनल एरर दोनों की ऐड हो जाती है, दोनों की फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाती है। क्लियर है? क्या ऐड हो जाती है भाई? फ्रैक्शनल एरर। डिवीजन होगा, डिवीजन में भी यही होगा, फ्रैक्शनल एरर लास्ट में ऐड होगी, यहां जरूर डिवीजन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर आखिरी में जब आप जाएंगे तो क्या होगा बताइए? एरर ऐड ही होती है। या आप दोनों तरफ इंटू 100 लगा देंगे तो दोनों की परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी। क्यों? अब ये भी कह सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ सी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। ये भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर बोलना चाहे तो फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ रहा है? जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों वाला लेते हैं, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ये मान लो एक रेक्टेंगल आपने बनाया, ये लेंथ लिखा, ये ब्रेथ लिखा। लेंथ मान लो दे रखी है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 और ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। ये आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। क्यों? क्या दे रखी है बताइए? लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। पूछ रहा है एरिया बताओ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एरिया बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एरिया। बात नहीं करें, फाइंड एरिया। एरिया नोट कर लें। फाइंड एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। और व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? एरिया कितना है? छाप लिया भाई? लिखने को छाप नहीं कहते, दिमाग लगा के करो तो लिखना कहते हैं, बिना दिमाग के तो छापना कहते हैं। एरिया क्या होता है बच्चा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया की जो मीन वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे 10 इंटू 5 करेंगे, वी विल गेट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्या है भाई? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहां से डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इज इक्वल्स टू डेल्टा आई एल बार अपॉन एल बार डेल्टा बी बार अपॉन बी बार आ जाएगा। भाई दोनों को मल्टीप्लाई किया ना आपने, किसको मल्टीप्लाई किया? एल और बी को। तो दोनों की फ्रैक्शनल एरर को ऐड कर देना, क्या निकल आएगा? फ्रैक्शनल एरर एरिया की आ जाएगी। तो यहां से क्या मिला बताओ? डेल्टा ए बार अपॉन ए बार की जगह 50 लिख दो, इक्वल्स टू ये आएगा 0.1 अपॉन 10 एंड दिस इज 0.1 अपॉन 5। इज इट ओके? यही तो करेंगे। ये क्या हो गया? 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 5। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा लोगों? ये आ जाएगा डेल्टा ए बार, ये आएगा 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 50 इंटू 50 कर देंगे। क्यों? अब आप यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ? डेल्टा ए बार बराबर क्या मिलेगा बोलो? हैं? ये आएगा 1 प्लस, ये देखो 50 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 50 अपॉन 100 करोगे 1/2। क्यों?
यहाँ पर आएगा 1/2 + 1 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो यहाँ पर क्या है, 1/100 है, 50 से मल्टीप्लाई करोगे 50/100 आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? 50/50 करोगे 1 आएगा। क्या मिला यहाँ से बताओ? ये वैल्यू हमको 3/2 क्या मिल गई बताओ? सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गई कि नहीं मिल गई? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देख लो यहाँ से डेल्टा ए बार लेना है, जो एरिया निकला है वो 50 है, उधर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये हमारा हो गया 3/2, तो एरिया कैसे लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें इसको। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों ही केस में आपको फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना है। दोनों ही केस में आपको फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। डिवीज़न करना तो मीन वैल्यू में करना है, जो कुछ भी करोगे डिवीज़न एडिशन वो सब उसमें करो, किसमें? मीन वैल्यू में। उधर क्या करना वो फिक्स है। और एरर जो होती है, ये जो हमने प्लस करके बताया है ना, ये मैक्सिमम एरर होती है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा इतनी ही होगी, दिस इज़ द मैक्सिमम एरर। ये हमारी मैक्सिमम एरर होती है, दिस इज़ द मैक्सिमम एरर। हमेशा हम लोग बोला ना एक्सपेरिमेंट में जो एरर होती है कौन सी वाली लेते हैं बताओ? मैक्सिमम एरर लेती है, मैक्सिमम एरर होती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो ये आपका एरर में मैंने प्रोपेगेशन की बात बताई, और दो चीज़ों में अभी बताया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया है, और दूसरी चीज़ क्या बताई है बोलो? मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। अभी एक पावर फंक्शन का थोड़ा सा बताया, और इनवर्स वालों का बचा हुआ है। इनवर्स मतलब जैसे 1/x + 1/y, इस टाइप का केसेस है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद द क्वेश्चंस गिवन इन द शीट। जो आपको शीट में क्वेश्चंस गिवन है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आज इतना करना है, जो डाउट है नेक्स्ट टर्न पे आपको पूछना है। ठीक है।